हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनाना। एक्चुअली ये सेंट्रल डोग्मा की एक प्रोसीजर है। सेंट्रल डोग्मा मतलब प्रोटीन बनाने के लिए काम में आती है। सेंट्रल डोग्मा में प्रोटीन बनाया जाता है, जिसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो स्टेप करनी पड़ती है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रोटीन बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो एमआरएनए में कॉपी की जाती है। और एमआरएनए में वो जो भी जीन्स आए हैं, कॉपी किए हुए जीन्स आए हैं प्रोटीन बनाने के लिए, वो फिर उससे प्रोटीन बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और डीएनए से एमआरएनए जब बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि हम डीएनए से एमआरएनए बनाने वाले हैं। और ये जो एमआरएनए है वो कहाँ बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन जनरली डीएनए जहाँ होता है वहीं पे वो होगी। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में होगी। और वहाँ पे ही एमआरएनए बनेगा। और जब एमआरएनए बनेगा तो वो एमआरएनए निकल के सीधा साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास में हो जाएगा और वहाँ से वो प्रोटीन बनाएगा। और उसके बाद में अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट जिस जगह पे उनका सर्कुलर डीएनए होता है उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उस न्यूक्लियोइड में वहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। यहाँ पे एमआरएनए हम बनाएंगे, और एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम के साथ मिलके प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोइड में होती है, और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है। और उसके बाद में ये जो प्रोसेस होने वाली है उसमें क्या क्या हमें लगेगा वो हमें देखना है। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, सबसे पहले तो एक जगह चाहिए जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो कि एक तो न्यूक्लियस हो सकती है, नहीं तो न्यूक्लियोइड भी हो सकती है। और आरएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज हमें लगेगा। आरएनए पॉलीमरेज इज अ एंजाइम जो कि आरएनए बनाने के लिए काम में आता है। अगर आपको डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज लगता है, और आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज लगता है। और आरएनए पॉलीमरेज के तीन प्रकार होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये तीन प्रकार इसलिए है क्योंकि तीन टाइप के आरएनए भी हमारे पास मौजूद होते हैं। आरआरएनए भी होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। तो अलग आरएनए है तो अलग आरएनए के लिए उसका अलग से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो आरआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 है, एमआरएनए के लिए 2 है, और टीआरएनए के लिए 3 है। तो हमें बनाना है एमआरएनए, तो एमआरएनए के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज करना पड़ेगा। एंड यस, हमें डीएनए स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ेगी। डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए से ही हम सारी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में कॉपी करेंगे। चलो तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब डीएनए जो हम यूज़ करने वाले उसके बारे में थोड़ा जानना। तो ये जो डीएनए है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करने वाले हैं। और उसमें हर डीएनए में दो स्ट्रैंड होती है। और दो स्ट्रैंड को अगर हम ओपन अप करें, मतलब ये तो डबल हेलिक्स है, कॉइल्ड है, तो कॉइलिंग अगर हम निकाल दें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसमें दो स्ट्रैंड होती है जिनका डायरेक्शन अलग होता है। जैसे ये 3' है तो यहाँ पे 5' डायरेक्शन है, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' डायरेक्शन है, इसीलिए डीएनए स्ट्रैंड को एंटी पैरेलल कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो डीएनए स्ट्रैंड होती है उनमें से एक स्ट्रैंड ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन के कोड्स होते हैं। मतलब ये जो कोड्स है, ये कोड्स से हमें प्रोटीन बनाना है, मतलब ये जानकारी हमें चाहिए होती है। ये जानकारी हमें चाहिए, ये कोड्स हमें हमारे प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, इसलिए इस स्ट्रैंड के कोड्स को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये जो कोड्स यहाँ पे अवेलेबल है, ACTG, ये वाले जो कोड्स हैं वो हमें चाहिए होंगे प्रोटीन बनाने के लिए। बट ये जो स्ट्रैंड है, इसके अपोजिट वाली स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, समटाइम नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। बट ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज किया जाता है टू मेक द कोड्स लाइक कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये कैसा होगा मैं आगे बताऊंगा, बट याद रखना कि डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होती है उसमें से एक कोडिंग स्ट्रैंड होती है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। बट ये कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या पीछे का रीज़न है वो मैं बताता हूँ। साइंस क्या है उसके पीछे का मैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए की एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रैंड 3' टू 5' डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी जाएगी 5' टू 3' डायरेक्शन में। और ये है हमारी कोडिंग स्ट्रैंड, मतलब हमें इसके प्रकार के कोड चाहिए, तो ये होगी हमारी कोडिंग स्ट्रैंड।
इसमें जो कोड्स रहेंगे वो कोड से हम बनाने वाले हैं हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये जो कोड्स है, फॉर एग्जांपल ATGC, इस प्रकार के कोड्स ये हमारे कोडिंग स्ट्रैंड में है। ATGC ये हमें कोड चाहिए, वो हमारे प्रोटीन में काम में आने वाले हैं। हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए ATGC ये कोड्स चाहिए, इसलिए ये कोड ये स्ट्रैंड में मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। बट आपको पता है कि हर स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो एक ए जो है एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ में ज्वाइंट होता है, AT बाय डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे T है तो यहाँ पे A रहेगा, ये भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे G है तो यहाँ पे C रहेगा, दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड, एंड यहाँ पे G रहेगा। तो इस तरीके का पेयरिंग होता है कोई भी DNA स्ट्रैंड का। A रहेगा तो T के साथ जुड़ा रहता है, और G रहेगा तो C के साथ जुड़ा रहता है। तो हमें चाहिए कोड्स जो कि है ATGC, ठीक है। तो अगर हमें RNA बनाना है, अगर हमारे RNA में इन कोड्स को कॉपी करना है, तो हम कौन सी स्ट्रैंड को यूज़ करें? ये वाली स्ट्रैंड जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा ये वाली स्ट्रैंड को, जिसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और याद रखना, टेम्पलेट का मतलब होता है वो स्ट्रैंड जो कि काम में आने वाली है। DNA की स्ट्रैंड जो कि हम यूज़ करते हैं, DNA स्ट्रैंड जो कि यूज़ करते हैं, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये वाली स्ट्रैंड को यूज़ क्यों नहीं किया। चलो करके देखते हैं। ये वाली स्ट्रैंड को अगर हम यूज़ करेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड को अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको RNA बनाना है, तो कंसिडर दिस इज द RNA स्ट्रैंड। अब अगर यहाँ पे A है, एक मिनट हम बीच में ही उसको ले लेते हैं। सो कंसिडर कि हमें mRNA बनाना है, यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने बनाया, तो यहाँ पे A है तो ये किसके साथ ज्वाइंट होगा? A हमेशा T के साथ ज्वाइंट होता है, बट याद रखना RNA में थाइमिन की जगह, मतलब T की जगह यूरासिल की होती है, तो थाइमिन नहीं रहेगा यहाँ पे, थाइमिन की जगह थाइमिन जो है, थाइमिन रिप्लेस विथ यूरासिल। तो थाइमिन जो है यूरासिल के साथ में रिप्लेस हो जाएगा, थाइमिन रिप्लेस होगा यूरासिल के साथ। तो यहाँ पे अगर A है तो ये mRNA पे आएगा U डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे T है तो यहाँ पे आएगा A डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे G है तो यहाँ पे आएगा C ट्रिपल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे C है तो यहाँ पे आएगा G, तो ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो हमने अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ किया, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, अगर हमने इस कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ करके mRNA बनाया, तो आप देखोगे कि ये जो इसके अपोजिट वाली स्ट्रैंड है उसके जैसे हमें यहाँ पे जीन्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे T है तो ठीक है, यहाँ पे U आ गया, बट यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी हमें A मिला, C है तो यहाँ पे भी C मिला, यहाँ पे G है तो यहाँ पे भी G मिला। एक्चुअली हमें तो ये वाले कोड्स चाहिए थे, बट हमने ये स्ट्रैंड को ही यूज़ किया तो हमें पीछे वाले स्ट्रैंड के कोड्स मिले। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें ये वाले कोड चाहिए, क्योंकि यही कोड हमारा प्रोटीन बनाने वाले हैं, इसलिए हमने इसको कहा है कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमेशा याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन में कोडिंग स्ट्रैंड को इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोडिंग स्ट्रैंड के अपोजिट वाली स्ट्रैंड को यूज़ किया जाता है, और इसीलिए वो यूज़ करने वाली जो स्ट्रैंड होती है DNA की, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट, एंड दैट्स वाई दिस अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसलिए उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर नॉनसेंस या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसा होगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने DNA बनाना है, और यहाँ पे T है तो यहाँ पे आएगा A, और यहाँ पे A है तो यहाँ पे T नहीं आएगा, क्योंकि ये हम RNA बना रहे हैं तो U आएगा। हमेशा RNA में थाइमिन यूरासिल से रिप्रेस होता है। और C है तो यहाँ पे आएगा G, और यहाँ पे G है तो यहाँ पे आएगा C। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कोड्स आए हैं बिल्कुल पीछे वाले स्ट्रैंड के जैसे कोड है। जैसे कि यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे U है तो क्योंकि ये mRNA इसलिए U है, तो बट यहाँ पे T है, G है तो G है, एंड C यहाँ पे है तो ये पीछे वाले स्ट्रैंड में जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है उसमें भी C है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो आपको कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे कोड्स हमें नज़र आते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें जब भी ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमें कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे कोड्स मौजूद हो। तो अभी आपको पता चला कि कोडिंग स्ट्रैंड मतलब वो स्ट्रैंड जिसके कोड्स आपको चाहिए आपके mRNA में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है तो आपको mRNA में चाहिए होगा A, T की जगह U, G रहेगा, C की जगह C रहेगा। तो ऐसे आपको कोड चाहिए होगा। बट अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ करते हो तो आपको ये कोड्स नहीं मिलते हैं, आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करना पड़ेगा, अपोजिट वाले स्ट्रैंड को यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी स्ट्रैंड को आप यूज़ करोगे वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी। ओके तो इसीलिए यहाँ पे जो है DNA में एक कोडिंग स्ट्रैंड होती है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है।
उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चरल जीन के बारे में एक हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5' एंड होता है उसमें कुछ कुछ जीन्स जो है वो प्रमोटर एरिया कहलाता है, कुछ पार्ट जो है उसका प्रमोटर एरिया कहलाता है। यहाँ पे ये एरिया पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। प्रमोटर वाला पोर्शन वो एक पोर्शन है जहाँ से ये शुरुआत होती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो डीएनए में जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि प्रमोटर रीजन होता है। और क्वेश्चन ये आता है कि प्रमोटर रीजन कहाँ पे है, तो आपको लिखना ये है कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' डायरेक्शन, 5' एंड, जो 5' एंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड का, वहाँ पे प्रमोटर होता है। उसके बाद में प्रमोटर के बाद में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब वो जीन्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करना है, जिसको हमें कॉपी करना है एमआरएनए में, ठीक है। ये जीन्स को जो है हमें एमआरएनए में कॉपी करना पड़ता है। इन जीन्स में ही हमारे प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन छुपी होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन्स के बाद में जो एरिया आता है उसे हम टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। टर्मिनेटर रीजन जहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। और अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि टर्मिनेटर रीजन कहाँ पे मौजूद होता है, तो यू कैन से दैट कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे टर्मिनेटर रीजन वहाँ पे होता है। अब बात ऐसी है कि अगर आपके ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रोटीन के जीन्स है, सिर्फ एक प्रोटीन बनाने के लिए जीन्स अवेलेबल है, अगर स्ट्रक्चरल जीन्स में सिर्फ एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, तो उस ऐसे प्रकार के जीन्स को हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। और अगर ऐसा है आपका स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने के जीन्स मौजूद है, मतलब ये जीन्स को यूज़ करके अपन एक से ज़्यादा प्रोटीन्स बना सकते हैं, तो देन वी कॉल्ड इट पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। सो मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक बहुत सिंपल है। मोनोसिस्ट्रॉनिक में स्ट्रक्चरल जीन जो है सिर्फ एक प्रोटीन के लिए जीन रखता है, और अगर एक से ज़्यादा प्रोटीन्स के लिए अगर स्ट्रक्चरल जीन्स में जीन्स अवेलेबल हुए तो उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। तो मोस्टली जो ह्यूमंस है उनमें मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, बट जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं। इसका मतलब है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो स्ट्रक्चरल जीन रहेगा उसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने की जानकारी रहेगी, एक से ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के जीन्स अवेलेबल रहेंगे। दैट्स वाई द बैक्टीरियल डीएनए हैव पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स, बिकॉज उनके स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने की जीन्स होते हैं। और ह्यूमंस में मोनोसिस्ट्रॉनिक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रकार के प्रोटीन बनता है इन जीन से, ठीक है। अगर दो प्रकार के प्रोटीन बनते हैं जीन से, दो प्रकार वाले जीन्स होते तो उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस पे बढ़ते हैं सीधा। अब होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर वाले, जो रेड वाला एरिया है ये प्रमोटर वाला एरिया है। प्रमोटर वाले एरिया में ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच हो जाता है। जो व्हाइट रिंग आप देख रहे हो ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर वाले एरिया में जॉइंट हो जाता है, और जब ये जॉइंट होता है तो यहाँ पे जो डीएनए कॉइल्ड अप है, ये जो डीएनए यहाँ पे कॉइल्ड अप है ये ओपन हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है। देखो आप देख सकते हो खुल गया, ये पूरा खुल जाता है। ऐसा होता है आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे प्रमोटर साइड में अटैच होता है, तो ये जो हेलिक्स बना है, वाइंडिंग हुई है, वो अनवाइंड हो जाता है, खुल जाता है। उसके बाद में ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चरल जीन्स को कॉपी करना होता है, तो ये आगे की तरफ मूव करता है। धीरे धीरे आगे की तरफ जब वो मूव करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे की तरफ आ चुका है, और जब ये स्ट्रक्चरल जीन में आएगा तो ये कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ नहीं करेगा। दिस इज़ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कोडिंग स्ट्रैंड को यूज़ नहीं करते, उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड को यूज़ करना पड़ता है, जो कि है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करेगा। अब ये क्या करेगा, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे यूरासिल लगाएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन लगाएगा। तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में अटैच होते जाएंगे, और आप देखोगे ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। बट जब भी ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो पीछे वाला अनवाइंडेड था वो ऑटोमेटिक कॉइल्ड हो जाएगा, रिकॉइल्ड हो जाएगा। जैसे कि ये अनवाइंडेड है, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो ये कॉइल्ड हो गया, रिकॉइल्ड हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसा होगा, और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा तो आप देखोगे कि एमआरएनए जो है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, जिसे हम इलॉन्गेशन भी कहते हैं,
ठीक है। यहाँ पे इनिशिएशन प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे जब ये प्रोसेस हुई थी, शुरू हुआ था, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू हुआ उसे इनिशिएशन कहते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है तो जो एमआरएनए है वो भी उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, तो उसे हम इलोंगेशन प्रोसेस कहते हैं। और सबसे जब लास्ट में ये टर्मिनेटर साइड में जब आएगा, ये जो ब्लू कलर का एरिया है दिस इज टर्मिनेटरी रीजन, और जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटरी रीजन में आएगा तो जो प्रोसेस होगी उसे टर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और वो टर्मिनेशन प्रोसेस में ये आरएनए पॉलीमरेज और ये एमआरएनए इन दोनों को अलग किया जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस। पहला होगा इनिशिएशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज अपनी मूवमेंट शुरू करेगा टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन, और फिर वो धीरे धीरे आगे जाएगा तो एमआरएनए भी बढ़ेगा, दैट इज वी कॉल्ड इलोंगेशन। एंड द लास्ट वन जो कि टर्मिनेशन वाले रीजन में आएगा तो उसे हम टर्मिनेशन कहेंगे। टर्मिनेटरी रीजन में जब वो आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो वहाँ से एमआरएनए निकल जाएगा। और उसके बाद में जब हम वो निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से निकल गया, डीएनए भी चले गया, और उसके बाद में जो हमें मिलेगा एक इस प्रकार का आरएनए मिलेगा। अगर यूकैरियोटिक सेल में है तो सबसे पहले हमें यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए नहीं मिलता, उसका एक इमैच्योर फॉर्म मिलता है जिसे हम एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए को दूसरा नाम है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। ये अभी इसको हम एमआरएनए नहीं कह सकते, ये इमैच्योर है क्योंकि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें ये एक्सॉन है और ये जो येलो कलर के मैंने बनाए हैं वो है इंट्रॉन्स। अब ये एक्सॉन क्या है, इंट्रॉन क्या है वो देखते हैं। एक्सॉन मतलब वो जीन्स जो कि हमें प्रोटीन बनाने में काम में आएंगे, हेल्प में आएंगे। इंट्रॉन्स मतलब जो एक्स्ट्रा के जीन आ गए हैं जो हमें प्रोटीन बनाने के लिए काम में नहीं आएंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनकी कोई ज़रूरत है नहीं। एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, बट हमें सिर्फ एक्सॉन चाहिए, इंट्रॉन को नहीं चाहिए। तो ऐसा एमआरएनए जिसके पास ऐसी जानकारी है जो कि हमें प्रोटीन बनाने के लिए काम में नहीं आएगी तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको दूसरा नाम दिया गया है, एचएनआरएनए कहा गया है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। बट अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो इंट्रॉन्स है वो नहीं बनते, प्रोकैरियोटिक में पूरे एक्सॉन्स बनते हैं। तो इसीलिए हम ये प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है, ये जो एमआरएनए है प्रोकैरियोटिक का, वो यूज़ हो जाता है आगे प्रोसेस करने में। बट ये जो हमारा इंसानों का यूकैरियोटिक सेल का जो एमआरएनए अभी बना है, एचएनआरएनए जो बना है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स मौजूद है। इसीलिए ये एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग के लिए 3 स्टेजेस होती है। उसमें से जो पहली स्टेज है प्रोसेसिंग की, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें स्प्लाइसिंग उसे कहते हैं। और ये स्प्लाइसिंग स्टेज में क्या होता है, ये जो एक्सॉन के बाद में इंट्रॉन्स है, जो इंट्रॉन्स मतलब वो जीन्स यहाँ पे आ गए हैं जो कि प्रोटीन बनाने के लिए काम में नहीं आएंगे, इन इंट्रॉन्स को निकाल के फेंक दिया जाता है, इसको कट किया जाता है इंट्रॉन्स को। आप देखोगे यहाँ पे ये इंट्रॉन्स कट हो चुके हैं, और जब ये कट हो जाते हैं तो गैप्स यहाँ पे बन जाती है, और वो गैप्स को भरने के लिए, मतलब ये जो एक्सॉन्स है इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, दैट वी कॉल डीएनए लाइगेज। एंड ये डीएनए लाइगेज से ये जो है चिपक जाते हैं और हमें एक कम्प्लीटली यूनिफॉर्म एक आरएनए मिलता है। बट अभी भी इसको हम एमआरएनए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें और 2 प्रोसेस करनी है। सबसे पहली थी स्प्लाइसिंग, जो दूसरी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कैपिंग। कैपिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। ये जो एमआरएनए होता है उसमें जो 5' एंड होता है एमआरएनए का, उस 5' एंड में एक मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसे हम कहते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर शॉर्ट में MGBBB कहते हैं, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 5' एंड में लगता है और इसलिए ये इसके सिर की तरह होता है, इसलिए इसमें कैप जैसा लगता है, इसलिए उसे कैपिंग कहते हैं। एंड कैपिंग में 5' एंड में मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को लगाया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है टेलिंग, और टेलिंग में पॉलीएडिनाइन वाली चेन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें काफ़ी सारे एडिनाइन मॉलिक्यूल है, वो 3' एंड में लगाए जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है कि आपने कैपिंग भी कर दिया, आपने टेलिंग में वो पॉलीएडिनाइन चेन लगा दी और आपने इंट्रॉन्स निकाल दिए स्प्लाइसिंग से, तो अब जो ये आरएनए बनता है इसको आप मैच्योर्ड एमआरएनए बोल सकते हो। अब ये एमआरएनए जो है आगे प्रोसेस करने के लिए रेडी हो चुका है, और यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे मोटिवेशन मिलता है आगे फ्यूचर वाली वीडियोस बनाने के लिए।
ट्रांसलेशन अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई होप कि मैंने कुछ आपके पढ़ाई में वैल्यू ऐड की हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड इवनिंग ऑल्सो।